प्रिय साथियों नमस्कार। मैं दिलेश्वर भट्ट आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार स्मार्ट पीएससी एकेडमी पर। साथियों मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे और अपनी तैयारी में सजग रूप से बने होंगे। साथियों आज हम छत्तीसगढ़ भूगोल के लेक्चर नंबर 6 से लेकर आ गए हैं, जिसके अंतर्गत आज हम लोग पढ़ने वाले हैं छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक विभाजन। छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक विभाजन को पढ़ने से पहले हम लोग पिछली कक्षा का थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि पिछली कक्षा का रिवीजन करने का तात्पर्य यह है कि जो जो भी हम लोग पिछली कक्षा में पढ़े हैं उसका उपयोग आज के हमारे प्राकृतिक विभाजन के अंतर्गत होने वाला है। तो पहले हम लोग रिकॉल कर लेते हैं कि हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं। तो पहले लेक्चर के अंतर्गत हम लोग छत्तीसगढ़ के सामान्य परिचय के बारे में अध्ययन किए हैं। दूसरे लेक्चर के अंतर्गत हम लोग छत्तीसगढ़ के जो प्रशासनिक इकाइयां हैं, जिले हैं, संभाग हैं, उसके बारे में हम लोग अध्ययन किए हैं। तीसरे लेक्चर के अंतर्गत हम लोग छत्तीसगढ़ के जो राजकीय प्रतीक चिन्ह है उसके बारे में हम लोग अध्ययन किए हैं। चौथे लेक्चर के अंतर्गत छत्तीसगढ़ की जो भूगर्भिक संरचना है उसके बारे में अध्ययन किए हैं। उसके बाद हम लोग पांचवें लेक्चर के अंतर्गत छत्तीसगढ़ की जो मिट्टियां हैं उसके बारे में अध्ययन कर चुके हैं। आज है छठवां लेक्चर छत्तीसगढ़ की प्राकृतिक विभाजन। तमाम ऐसे प्राकृतिक विभाजन के अंतर्गत जो सामान्य टॉपिक आते हैं उन सभी का अध्ययन करने वाले हैं, जिसके अंतर्गत आप लोगों को मैं बता दूं 5-6 टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं प्राकृतिक विभाजन के अंतर्गत। ठीक है, दोनों को लिंक करूंगा तब आपको यह समझ में आ जाएगा कि हाँ सर इसको तो हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं। तो पहले रिकॉल करते आइए, रिवीजन करते हुए चलिए। छत्तीसगढ़ के जो जितने भी क्लासेस हुए, चाहे वो कोई भी कक्षाएं दिया जा रहा है, चाहे वो गणित हो, चाहे जियोग्राफी हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, को पहले कक्षा का क्या करना चाहिए, रिवीजन करना चाहिए और रिवीजन के साथ साथ आगे बढ़ते चलना चाहिए। क्योंकि पिछली कक्षा में आप लोग जितने भी टॉपिक पढ़ते हैं उसी का प्रयोग तो अगले आने वाले जितने भी क्लासेस हैं उनमें वो प्रयोग होते जाता है। जैसा कि अभी चट्टान हम लोग पढ़ के आए हैं उसी चट्टान का यहाँ पे प्रयोग होगा। खनिज अभी थोड़ा सा बेसिक बताया हूँ, खनिज का यहाँ पे कौन से चट्टान में कौन सा खनिज पाया जाता है उनका भी यही प्रयोग होगा। कौन सी मिट्टी कहाँ पे पाई जाते हैं उनका भी यही पास उपयोग होगा। कहाँ पास किस जिले में किस संभाग में कौन से प्राकृतिक विभाजन है ये भी प्रयोग होगा। तो तमाम ऐसे सामान्य परिचय 5 लेक्चर जिसके अंतर्गत हम लोग पढ़ चुके हैं उसका प्रयोग आज के इस लेक्चर के अंतर्गत हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग थ्योरी में ज्यादा देरी ना करते हुए आज के इस थ्योरी क्लास का प्रारंभ करते हैं और सबसे पहले देखते हैं हम लोग छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक विभाजन। अगर प्राकृतिक विभाजन की अगर मैं बात करूं, कोई भी क्षेत्र हो, है ना, कोई भी क्षेत्र हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे भारत हो, वह कोई दूसरा अन्य स्थान हो, वो क्या है, एक बड़ा क्षेत्र है, भौगोलिक क्षेत्र है। तो बड़ा भौगोलिक क्षेत्रफल है, उस भौगोलिक क्षेत्रफल की कोई ना कोई भौगोलिक विशेषताएं होगी। उस भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर उसको बांटा जाता है। तो ये भौगोलिक विशेषताएं क्या है, जैसे कि भौगोलिक विशेषता की बात की जाए तो ऊंचावच क्या है, ऊंचावच, ऊंचावच ये है पहली विशेषता, ऊंचावच। दूसरी विशेषता की बात करूं तो दूसरी विशेषता हो जाएगी वहां की जलवायु। क्या हो जाएगा, जलवायु, जलवायु हो जाएगा। जलवायु, ऊंचावच, प्राकृतिक वनस्पतियां, जीव जंतु, प्राकृतिक वनस्पतियां, वनस्पतियां, जीव जंतु, जीव जंतु, इन सब के क्या होते हैं, इन सब के भौगोलिक विशेषता के आधार पर, यही क्या है, ये सब भौगोलिक विशेषताएं। और लास्ट में और ऐड कर लीजिए मानव क्रियाकलाप। क्या है, मानवीय, मानवीय क्रियाकलाप, क्रियाकलाप, ये क्या है, क्रियाकलाप, ये क्या है, भौगोलिक विशेषताएं हैं। ये क्या है, सभी क्या है, भौगोलिक विशेषताएं हैं, भौगोलिक विशेषताएं हैं। इसी भौगोलिक विशेषता के आधार पर हमारे छत्तीसगढ़ हो, चाहे वो भारत हो, चाहे वो कोई अन्य राज्य हो, कोई बड़ा भौगोलिक क्षेत्रफल हो, उसके आधार पर, इन सभी के आधार पर क्या किया जाता है, उनका बंटवारा किया जाता है। तो हमारे छत्तीसगढ़ में भी अलग अलग स्थान है, बड़ा भौगोलिक क्षेत्रफल है। मतलब बड़ा भौगोलिक क्षेत्रफल कहने का मतलब है हमारे छत्तीसगढ़ का कुल क्षेत्रफल कितना है, 1,35,192 वर्ग किलोमीटर है। लेकिन प्राकृतिक विभाजन के आधार पर, प्राकृतिक विभाजन के आधार पर ये कितना है, 96 वर्ग किलोमीटर है। कितना है, 1,35,196 वर्ग किलोमीटर है। बड़ा भौगोलिक क्षेत्रफल है जी, 1,35,196 वर्ग किलोमीटर है, बहुत बड़ा भूभाग है। तो बड़ा भूभाग है तो कहीं ना कहीं पास ऊंचावच आपको देखने को मिलेगा, कहीं पास अलग जलवायु देखने को मिलेगा।
तो कहीं पास अलग वनस्पति देखने को मिलेगा। ये किसके आधार पर निर्धारित किया जाएगा? ये प्राकृतिक विभाजन है, इसी के ही आधार पर प्राकृतिक विभाजन किया जाएगा। तो हमारे छत्तीसगढ़ को भी अलग अलग प्राकृतिक विभाजन किए जाते हैं, जिसके अंतर्गत आपको मैं बता दूं, छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक विभाजन की अगर बात की जाए तो छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक विभाजन को अगर आपको देखना है तो 4 प्राकृतिक विभाजन के अंतर्गत देखा जा सकता है। 4 प्राकृतिक विभाजन में बांटा गया है। ये 4 प्राकृतिक विभाजन जाने से पहले आपको हमें क्या पढ़ना चाहिए? हमें पढ़ना चाहिए सबसे पहली बात, जो बांटने का तरीका होता है, प्राकृतिक विभाजन जो बांटने का तरीका होता है उसको देखिए। ये जो बांटने का तरीका क्या है, कहीं पास हमें मैदान देखने को मिल जाएगा। क्या देखने को मिल जाएगा? कहीं पास हमें मैदान देखने को मिल जाएगा, तो कहीं पास नदी बेसिन देखने को मिल जाएगा। मैदान ही क्या होता है? नदी बेसिन ही मैदान बनाया जाता है। ठीक है, ये हो जाएगा। तो कहीं पास हमें पठार देखने को मिलेगा, तो कहीं पास हमें पर्वत देखने को मिलेगा, पहाड़ी देखने को मिलेगा। तो ये पर्वत, पहाड़ी, मैदान ये क्या है? ये ऊपरी स्थलाकृतिय है। ये क्या है? ऊपरी स्थलाकृतिय है। पिछली कक्षा में हमने क्या पढ़ के आए हैं? तो पिछली कक्षा में अगर आप लोगों को मैं बता दूं तो पिछली कक्षा के अंतर्गत हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं। तो पिछली कक्षा के अंतर्गत हम लोग बहुत सारे ऐसे टॉपिक पढ़ के आ चुके हैं जिसको हम लोग प्रयोग यहाँ पे करेंगे। बार बार इस विषय में आप लोगों को जोड़ दे रहा हूं कि पिछले कक्षा में जितने भी पढ़ते हैं वो आगे कक्षा में यूज होता है। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को मैं बता दूं, यहाँ पे हम लोग पढ़ के क्या क्या आ चुके हैं। तो भूगर्भिक संरचना पढ़ के आ चुके हैं। तो भूगर्भिक संरचना कहने का मतलब है पृथ्वी है। क्या है? ये पृथ्वी है। तो पृथ्वी के अंतर्गत आपको क्या देखने को मिलेगा? ये पृथ्वी है। तो पृथ्वी के अंतर्गत जो स्थलीय कृतिय देखने को मिलेगा, आपको भौतिक विभाजन देखने को मिलेगा, ये ऊपरी सतह में देखने को मिलेगा। किसमें देखने को मिलेगा? ऊपरी सतह में देखने को मिलेगा, जिसमें से हम द्वीप देखते हैं। द्वीप, पर्वत, सागर, महासागर, सागर। ठीक है, ये हम लोग देखते हैं। महाद्वीप देखते हैं। महाद्वीप ये कहां पे स्थित है? ये स्थल में है, ऊपरी हिस्से में है, पृथ्वी के ऊपरी हिस्से में है, जिसे हम लोग भूपर पट्टी कहते हैं, क्रस्ट कहते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं? इसका 3 भाग हैं, पढ़ चुके हैं, 3 परत है, जिसमें से कौन सा? ये कोर है। ये कौन सा है? ये मेंटल है। मेंटल है। ये कौन सा है? ये है क्रस्ट। ये कौन सा है? क्रस्ट है। ये सब हम लोग पढ़ के आ चुके हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग पिछली कक्षा में भूगर्भिक संरचना के बारे में अध्ययन किए हैं, इसके अंदर के बारे में अध्ययन किए हैं, इसके आंतरिक संरचना के बारे में अध्ययन किए हैं। बाहरी संरचना के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। बाहरी संरचना के अंतर्गत कहने का मतलब है महानदी, महासागर, पर्वत, द्वीप, पहाड़, मैदान, इसका हम लोग अध्ययन करेंगे। तो ये क्या है? यही तो हम लोग पढ़ना चाह रहे हैं, आप लोगों को बताना चाह रहे हैं कि हम लोग अब पढ़ने वाले हैं भौतिक विभाजन। भौतिक विभाजन पढ़ने का तात्पर्य है, उसके अंतर्गत हम लोग उच्चावच देखने को मिलेगा। उच्चावच देखने को मिलेगा, कहने का तात्पर्य है उच्चावच के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा मैदान, नदी बेसिन, पठार, पर्वत। तो ये पर्वत क्या होते हैं, पठार क्या होता है, मैदान क्या होता है, पहले इसे आप लोग समझ लीजिए। ऐसा समतल भूभाग, ऐसा समतल भूभाग जिसमें ऐसा सपाट क्षेत्र, ऐसा सपाट क्षेत्र, ऐसा भूभाग जो समतल हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग मैदान कहते हैं। देखिए ये मैदान है। ठीक है, इसी मैदान में अगर नदी बह रही है और उस नदी बह रही है तो उसके द्वारा जो अवसाद लाए जाते हैं वो अपने आसपास में जमा कर देते हैं, उसे ही कि हम लोग क्या कहते हैं? नदी बेसिन कहते हैं। नदी बेसिन कहने का तात्पर्य है मैदान ही होता है। ठीक है, लेकिन नदियों के द्वारा जो अवसाद लाते हैं, गाद लाते हैं, उसके आसपास जो जमा कर देते हैं उसे ही क्या कहते हैं? मैदान कहते हैं, नदी बेसिन कहते हैं। ठीक, ये आपको पता चल गया। पठार कहने का मतलब क्या है? अब पठार कहने का मतलब यह है कि ये जो पठार है ये अपने आसपास क्षेत्र से क्या है? ये जो अपने आसपास क्षेत्र है, ये दिख रहा है अपने आसपास क्षेत्र, उससे क्या है? ये उठा हुआ है। क्या है? ये उठा हुआ है। और उठा हुआ है और ऊपरी जो भाग है वो सपाट है, बिल्कुल समान है, चोटी उटी नहीं है इसमें। तो हम कह सकते हैं जो आसपास ऐसा भूभाग जो अपने आसपास से ऊपर उठा हो और जिसकी ढलान तीव्र हो, जिसे समतल भूभाग से 3 मीटर 300 मीटर से 300 मीटर से दूरी से 300 मीटर की दूरी से देखा जा सकता है, उसे ही पठार कहते हैं। ठीक है, ये पठार के बारे में आप लोगों को समझ में आ गया। और आगे बढ़ते हम लोग पर्वत के बारे में देखते हैं। ये क्या है? ये पर्वत का चित्र है।
ये पर्वत की अगर मैं बात करूं, अगर ऐसा चोटी, ऐसा पहाड़ जिसकी ऊंचाई 1000 मीटर से अधिक हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे हम लोग कहेंगे पर्वत। उसे हम लोग क्या कहेंगे? इसे हम लोग कहेंगे पर्वत। वही 1000 से अगर कम होगा, 1000 मीटर से अगर कम होगा, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे हम लोग पहाड़ी कहेंगे। क्या कहेंगे? पहाड़ी कहेंगे जी। ठीक है, तो पहाड़ी किसे कहेंगे, पठार किसे कहेंगे, मैदान किसे कहेंगे, ये आप लोगों को समझ में आ गया। ठीक है, अब समझ में आ गया है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार के जो ऊंचावच हम छत्तीसगढ़ के अंतर्गत देखते हैं, उसे ही हम लोग आज के इस क्लास के अंतर्गत पढ़ेंगे जी। ठीक है, अगर मैं छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक विभाजन की बात करूं, तो छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक विभाजन को 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा है, पहले इसे देखते हैं। छत्तीसगढ़ के उत्तरी क्षेत्र की अगर मैं बात करूं, तो उत्तरी क्षेत्र के अंतर्गत यहां पास आपको देखने को मिलेगा जशपुर सामरी पाठ प्रदेश और पूर्वी बघेलखंड का पठार। ये जो मैं नीले हरे कलर में बना रहा हूं, ये कौन सा है? ये है जशपुर सामरी पाठ प्रदेश। क्या है? इसका नाम है पाठ प्रदेश। पाठ प्रदेश। ठीक है, ये जो मैं बनाया हूं, इसका नाम क्या है? इसका नाम है पूर्वी बघेलखंड का पठार। पूर्वी बघेलखंड का पठार। अब ये पूर्वी बघेलखंड का पठार है और जसपुर सामरी पाठ प्रदेश है। दो प्राकृतिक प्रदेश यहाँ पे देखने को मिल गया। अब हम लोग दक्षिण में आते हैं। दक्षिण में आप लोगों को मैं पढ़ाया हूं बस्तर संभाग। तो ये जो बस्तर संभाग है, ये क्या है? ये जो बस्तर संभाग है और मोहला तहसील को ले लीजिए। इसे मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी का मोहला तहसील को ले लीजिएगा। और ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं अभी, ये है आपका क्या? ये है आपका दंडकारण्य का पठार। ये क्या है? ये है आपका दंडकारण्य का पठार। इसे किस नाम से जाना जाएगा? ये एक प्राकृतिक प्रदेश है जिसको नाम से जाना जाएगा दंडकारण्य। दंडकारण्य का पठार। ठीक, ये कौन सा है? दंडकारण्य का पठार, जिसे हम लोग कहते हैं बस्तर का पठार। ठीक है, ये कौन सा है? ये जो बचा हुआ जो क्षेत्र है, ये क्या है? ये जो जितने भी बचा हुआ क्षेत्र है, चलिए थोड़ा सा और ड्रा कर देता हूं मैं आप लोगों के लिए, ये, ताकि आप लोगों को भी अच्छे से दिखे भाई। कलरफुल होना चाहिए, डिजिटल बोर्ड है तो इसका सदुपयोग कर ले। ठीक है, ये क्या है? ये है दंडकारण्य का पठार। वही ये कौन सा है? ये है उत्तरी क्षेत्र में है, ये है जशपुर पाठ प्रदेश। ये कौन सा है? जशपुर सामरी पाठ प्रदेश है भाई। ये कौन सा है? जशपुर सामरी पाठ प्रदेश है। और ये कौन सा भाग है? तो ये है पूर्वी बघेलखंड का पठार। ये कौन सा है? पूर्वी बघेलखंड का पठार। अभी मैं इसका कौन से जिले में है इसको नहीं बता रहा हूं, थोड़ी देर के बाद इसको भी मैं बताऊंगा। ठीक है, ये सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि अभी 4 भागों में बांटा गया है प्राकृतिक प्रदेश को। छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक प्रदेश को 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, अभी मैं इसका कौन से जिले में कौन सा है ये नहीं बता रहा हूं। ठीक है, अभी सिर्फ मैं आप लोगों को याद करवा रहा हूं कि छत्तीसगढ़ के जो प्राकृतिक प्रदेश है, उसे 4 भागों में बांटा गया है, जिसके अंतर्गत पहला है पूर्वी बघेलखंड का पठार, दूसरा है जसपुर सामरी पाठ प्रदेश, तीसरा है दंडकारण्य का पठार। और ये जो बाकी बचा हुआ जो क्षेत्र है ब्लैक कलर में है, जिसे ड्रॉ नहीं किया हूं, ये इसे ड्रॉ भी कर देता हूं। ये कौन सा है? ये है छत्तीसगढ़ का मैदान। कौन सा है? ये एरिया है छत्तीसगढ़ का मैदान का। ठीक है भाई, ये कौन सा एरिया है? ये है छत्तीसगढ़ का मैदान। तो 4 भागों में बांटा गया है हमारे छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक प्रदेश को। कौन कौन सा? पूर्वी बघेलखंड का पठार, दूसरा जशपुर सामरी पाठ प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़ का मैदान, चौथा है दंडकारण्य का पठार। इसे अन्य नामों से भी जाना जाता है, अन्य नाम को भी याद कर लीजिएगा। पहला कौन सा? पहला है पूर्वी बघेलखंड का पठार। पूर्वी बघेलखंड के पठार को ही सरगुजा बेसिन कहते हैं। कौन सा कहते हैं? सरगुजा बेसिन। चलिए अगले थोड़ा सा दूसरा कलर में लिखता हूं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। ठीक है, सरगुजा बेसिन, सरगुजा बेसिन कहते हैं। वही पाठ प्रदेश को जशपुर, जशपुर सामरी पाठ प्रदेश, सामरी
पाट प्रदेश। वही बात करें दंडकारण्य पठार की, तो दंडकारण्य पठार को बस्तर का पठार कहते हैं, बस्तर का पठार, ठीक है। या फिर इंद्रावती, इंद्रावती बेसिन कहते हैं, इंद्रावती नदी बेसिन, नदी बेसिन ये कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो महानदी बेसिन है उसे मध्य छत्तीसगढ़ का मैदान कहते हैं, उसे ही छत्तीसगढ़ का जो मैदान है उसे ही महानदी बेसिन कहते हैं, महानदी बेसिन कहते हैं, बेसिन कहते हैं, ठीक है। तो अन्य नाम समझ में आ गया, चार प्रकार के जो प्राकृतिक विभाजन है वो समझ में आ गया, ठीक है भाई। एक बार फिर से बोलिए, पूर्वी बघेलखंड का पठार, जसपुर शामरी पाट प्रदेश, दंडकारण्य का पठार, महानदी बेसिन। तो इसका नामकरण से हम लोग समझते हैं इसका नामकरण किस प्रकार से हुआ है जी, ठीक है। पहले बात करेंगे पूर्वी बघेलखंड के पठार की, किसकी बात करेंगे, पूर्वी बघेलखंड की पठार की। अगर मैं पूर्वी बघेलखंड के पठार की नाम की अगर बात करूं तो इसका विस्तार आपको देखने को मिलेगा कहां कहां पे। छत्तीसगढ़ पहले मध्य प्रदेश का हिस्सा था, तो मध्य प्रदेश का हिस्सा था, इस वजह से ये पूर्वी बघेलखंड का पठार सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ में देखने को नहीं मिलेगा, आपको यहाँ पास ऐसे और देखने को मिलेगा कहां कहां पास, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, यूपी, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, तीन राज्यों में पूर्वी बघेलखंड का पठार देखने को मिलता है, जिसमें से विभाजन हुआ तब ये क्या है, ये कौन सा एरिया है, ये है पश्चिम एरिया, ये कौन सा है, पश्चिम है, ये पूर्वी हिस्सा है बघेलखंड का। तो छत्तीसगढ़ में पूर्वी हिस्सा आने के वजह से ही इस बघेलखंड के पठार के जो हिस्सा मिला है हमको, उस उस हिस्से को हम लोग कहते हैं पूर्वी बघेलखंड का पठार, ठीक है। ये समझ में आ गया इसका नामकरण। जसपुर शामरी पाट प्रदेश की बात करूं तो ये छोटा नागपुर का हिस्सा है, छोटा नागपुर के पठार का हिस्सा है, ठीक है। तो छोटे नागपुर के पाट प्रदेश है, पाट प्रदेश छोटे नागपुर के पठार को कहा जाता है, उसका ही हिस्सा है, इस वजह से पाट प्रदेश कहा जाता है। जसपुर में इसका अधिक मात्रा में फैलाव देखने को मिलता है बड़े क्षेत्र में, इस वजह से जसपुर सामरी पाट प्रदेश कहते हैं। ये जो पाट प्रदेश है इसको दो भागों में बांटा गया है, उत्तरी भाग को सामरी और नीचे वाले भाग को जसपुर कहते हैं, दोनों को मिलाकर जसपुर सामरी पाट प्रदेश कहते हैं। तो पाट प्रदेश ये आपको देखने को मिल गया इसका नामकरण। महानदी और उनकी सहायक नदियों द्वारा जो मैदान का निर्माण किया गया है छत्तीसगढ़ के मध्य में, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, छत्तीसगढ़ का मैदान कहते हैं, जिसे महानदी बेसिन कहते हैं, ठीक है। वही दंडकारण्य पठार की बात करूं तो दंडकारण्य पठार के अंतर्गत यहाँ पे इंद्रावती नदी बहती है, तो इंद्रावती नदी और उनकी सहायक नदियों से एक बेसिन का निर्माण होता है, जिसे ही हम लोग इंद्रावती बेसिन कहते हैं। साथ ही साथ यह रामायण काल में दंडकारण्य क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये पठारी इलाका है, इस वजह से इसे बस्तर का पठार या दंडकारण्य का पठार कहते हैं जी, ठीक है। तो नामकरण संबंधित आपको समझ में आ गया भाई कि इसका प्राकृतिक विभाजन है, इसका नामकरण किस प्रकार से हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये जो छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक विभाजन है इसे और थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। इसका अगर क्षेत्रफल की अगर मैं बात करूं, क्या बात करूं, क्षेत्रफल की अगर मैं बात करूं तो क्षेत्रफल, हाँ, क्षेत्रफल जाने से पहले आपको मैप जो मिला है, मैप जो बनाया हूं मैं आपको लोगों के लिए कलरफुल तरीके से, उसमें पहले आप लोग समझ जाइए ये क्या है। ये है छत्तीसगढ़ का भौतिक विभाजन है, जिसके अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा चार भौतिक विभाजन। कितने भौतिक विभाजन, चार भौतिक विभाजन आपको देखने को मिल जाएगा, जिसमें से पहला है पूर्वी बघेलखंड का पठार, दूसरा है जसपुर सामरी पाट प्रदेश, तीसरा है महानदी बेसिन, चौथा है दंडकारण्य का पठार। यहाँ पे आते हैं, अब प्रीवियस क्लास का हम लोग यहाँ पे उपयोग करना प्रारंभ कर देंगे। जैसा कि इसका विस्तार से प्रश्न पूछेगा तो कौन कौन से संभाग में कौन कौन सा विस्तार आपको देखने को मिलेगा प्राकृतिक विभाजन का, तो पूर्वी बघेलखंड का पठार और जसपुर सामरी पाट प्रदेश ये दोनों कहां पे है, ये दोनों है सरगुजा संभाग में, कहां पे है, दोनों है सरगुजा संभाग में, सरगुजा संभाग में है। वही महानदी बेसिन की बात करूं तो महानदी बेसिन कहां पे स्थित है, तो ये है बिलासपुर में, बिलासपुर संभाग में, दुर्ग संभाग में, रायपुर संभाग में। तो ये तीन संभागों में इसका विस्तार आपको देखने को मिलेगा महानदी घाटी बेसिन को, ठीक है। कुछ कुछ क्षेत्र को यहाँ पे छोड़ना पड़ेगा, कुछ क्षेत्र को अपनाना पड़ेगा, उसे मैं
कल के क्लास में बताऊंगा, क्योंकि इसका जो विस्तार है, इसका जो प्राकृतिक उप विभाजन है, ये तो ये क्या है, ये अपने आप में 4 प्राकृतिक प्रदेश में बांटा गया है। 4 प्राकृतिक प्रदेशों को लगभग 23 से 24 और उप विभाजनों में बांटा गया है। उसको हम लोग देखेंगे, जैसे कि पूर्वी बघेलखंड के पठार को सरगुजा बेसिन, हसदेव रामपुर बेसिन, कन्हार बेसिन, रिहंद बेसिन, सोनपुर सोहागपुर का बेसिन, इसमें बांटा गया। इस प्रकार से हम लोग पढ़ेंगे प्राकृतिक उप विभाजन के अंतर्गत। इसमें जो प्रमुख चोटियां आपको देखने को मिलेगी, प्रमुख पहाड़ियां आपको देखने को मिलेगा, उसको हम लोग अगले नेक्स्ट कक्षा में अध्ययन करेंगे। अभी सिर्फ और सिर्फ और बेसिक को अध्ययन करेंगे जी, ठीक है। प्राकृतिक विभाजन के अंतर्गत आपको 2 क्लास प्रोवाइड किया जाएगा। 2 क्लास के अंतर्गत आपका प्राकृतिक विभाजन पूर्णतः कंप्लीट हो जाएगा और बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगर दंडकारण्य पठार की बात करूं तो दंडकारण्य पठार के अंतर्गत आपको बस्तर संभाग आपको नजर आएगा, और बस्तर संभाग के साथ साथ ये दुर्ग संभाग का मोहला क्षेत्र, मोहला तहसील, इसको आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। ये हो गया। और जसपुर सामरी पाठ प्रदेश का पत्थल गांव को आपको ऐड करना है, कहां पे, बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर में। कोरबा के उत्तरी कोरबा वाले क्षेत्र, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही वाले क्षेत्र को आपको कहां देना है, पूर्वी बघेलखंड के पठार में आपको देना है, ठीक है, सरगुजा संभाग के अंतर्गत ये है। और जसपुर सामरी पाठ प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो जसपुर सामरी पाठ प्रदेश के अंतर्गत संपूर्ण जसपुर जिला, सिर्फ पत्थल गांव को छोड़कर जसपुर जिला, सरगुजा के लुंड्रा, सीतापुर, बतौली, ये तहसील आएंगे, मैनपाट तहसील आएगा, उसको ऐड करना है। बलरामपुर का कुशमी सामरी, उसको ऐड करना है जसपुर सामरी पाठ प्रदेश के अंतर्गत, ठीक है। उसे हम लोग और भी तहसील के मैप से हम लोग समझेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक। ये सिर्फ ओवरव्यू है कि किस प्रकार से हम लोग प्रयोग करते हैं, ठीक है। ये हो गया। और आगे आते हैं, तो फिर हम लोग और आगे आते हैं। अभी हम लोग कितने प्राकृतिक प्रदेशों में बांटे हैं, 4 प्राकृतिक प्रदेशों में, ठीक है, 4 प्राकृतिक प्रदेशों में बांटे हैं, जिसमें से पहला क्वेश्चन है, तो पहला है पूर्वी बघेलखंड का पठार, पूर्वी बघेलखंड का पठार। दूसरा कौन सा है, दूसरा है पाठ प्रदेश, जसपुर सामरी पाठ प्रदेश। तीसरा कौन सा है, महानदी बेसिन, महानदी बेसिन। चौथा कौन सा है, चौथा है दंडकारण्य, दंड दंड कारण्य, कौन सा है, दंडकारण्य है, ठीक है। तो 4 प्राकृतिक प्रदेश हो गए आप लोगों को। तो 4 प्राकृतिक प्रदेश को अंतर्गत इनका जो क्षेत्रफल है उसको पता होना चाहिए। क्षेत्रफल से प्रश्न पूछा जाएगा। तो क्षेत्रफल की अगर बात करूं, प्राकृतिक विभाजन के आधार पर हमारे छत्तीसगढ़ का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो हमारे छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल कितना है, 1,35,196 वर्ग किलोमीटर है। ये अपने आप में क्या है, ये अपने आप में क्या है, अपने आप में 100% है भाई, ठीक है। ये 100% है, इसको 4 भागों में बांटा गया है। तो 4 भागों में बांटा गया है, तो ये 4 भागों में तो कितना कितना हिस्सा जाएगा, कितना क्षेत्रफल पूर्वी बघेलखंड का पठार है, तो कितना प्रतिशत आपको पाठ प्रदेश देखने को मिलेगा, तो कितना प्रतिशत आपको महानदी बेसिन के अंतर्गत देखने को मिलेगा, तो कितना प्रतिशत आपको दंडकारण्य पठार के अंतर्गत देखने को मिलेगा। इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आपको याद करना है क्षेत्रफल, उसके बाद आपको याद करना है प्रतिशत। तो क्षेत्रफल की बात करूं तो सबसे पहला क्षेत्रफल की बात करूंगा पूर्वी बघेलखंड के पठार के, और इसका क्षेत्रफल आपको देखने को मिलेगा कितना, 21,863 वर्ग किलोमीटर। कितना, 21,863 वर्ग किलोमीटर, 21,863 वर्ग किलोमीटर किनका है, पूर्वी बघेलखंड का पठार के है। वही पाठ प्रदेश के क्षेत्रफल की बात करूं तो पाठ प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, 6,208 वर्ग किलोमीटर, 6,208 वर्ग किलोमीटर देखने को मिलेगा पाठ प्रदेश का क्षेत्रफल, ठीक है। वही महानदी बेसिन की बात की जाए
महानदी बेसिन की अगर बात की जाए तो महानदी बेसिन का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 68,064 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 68,064 वर्ग किलोमीटर है भाई इनका क्षेत्रफल। दंडकारण्य पठार की अगर बात करूं तो दंडकारण्य पठार का कुल क्षेत्रफल आपको देखने को मिलेगा 39,060 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 39,060 वर्ग किलोमीटर आपको क्षेत्रफल किसका देखने को मिलेगा? दंडकारण्य पठार का क्षेत्रफल देखने को मिलेगा। ठीक है, ये क्या है? ये क्षेत्रफल है सभी का। इस क्षेत्रफल को याद कैसे कर सकते हैं? तो याद करने के लिए आपको क्या करना है? 21 मोटे तौर पर पहले याद करना है। मोटे तौर पर पहले याद कीजिएगा, उसके बाद जो उससे रिलेटेड और भी जैसे कि 806 है उसको याद कर लेना। पहले सबसे पहले याद करना है 21 6 68 39। कितना कितना? 21 6 68 39। पहले ऐसे ही याद कीजिए। ये जब याद हो जाएगा उसके बाद आपको क्या करना है? 21 863 6208 68,064 68 का आधा कर देंगे 64 हो जाएगा। और 49 दूनी 60 30 दूनी 60 हो जाता है। तो 30 दूनी 60 आप ऐसे ही करके याद कर सकते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या याद करना है? तो इसके बाद आपको याद करना है इसके प्रतिशत से। किनका प्रतिशत कितना है? छत्तीसगढ़ का कुल क्षेत्रफल भौतिक क्षेत्रफल के आधार पर, प्राकृतिक विभाजन के आधार पर 1,35,196 वर्ग किलोमीटर है, जो कि अपने आप में 100% है। इस 100% का विभाजन ये चारों प्राकृतिक प्रदेश के अंतर्गत किया जाएगा, जिसमें से पूर्वी बघेलखंड पठार का क्षेत्रफल है 21,863 वर्ग किलोमीटर, जिसका आपको क्षेत्रफल के आधार पर प्रतिशत में अगर देखने को मिलेगा तो प्रतिशत में कितना होगा? तो 16,16% देखिए, दशमलव के बाद संख्या आते हैं उसे एक छह कहते हैं संख्या में, उसे 16.16 नहीं पढ़ते, लेकिन हम याद करने के तरीका से पढ़ सकते हैं 16.16%। ठीक है, लेकिन इसे पढ़ेंगे कितना? 16.16%। ठीक है, पाठ प्रदेश की बात करूं तो पाठ प्रदेश का क्षेत्रफल आपको देखने को मिलेगा 6,208 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर, जिसका आपको प्रतिशत देखने को मिलेगा 4.59%। 4.59% आपको देखने को मिलेगा किसका? पाठ प्रदेश का। ठीक है, महानदी बेसिन की बात करूं तो महानदी बेसिन का लगभग आधा हिस्सा है। कितना है? आधा क्षेत्रफल है। तो आधा क्षेत्रफल का सिंबल क्या होता है? 50%। तो इसको भी आपको याद रख लेना है 50%। कितना? 50%। 50% के बाद भी और कुछ सारा देखने को मिलेगा, जैसा कि 50.34% इसका एग्जैक्टली क्या है? प्रतिशत है। दंडकारण्य पठार की बात करूं तो दंडकारण्य पठार का क्षेत्रफल है 39,60 वर्ग किलोमीटर। ये जो 39,60 वर्ग किलोमीटर है, यह अपने आप में कितना प्रतिशत योगदान देता है छत्तीसगढ़ के कुल भौतिक विभाजन के अंतर्गत? तो 28.91%। कितना? 28.91% योगदान देता है छत्तीसगढ़ के बनावट में। तो प्राकृतिक विभाजन के अंतर्गत क्षेत्रफल और प्रतिशत को आपको याद करना है। इनसे रिलेटेड डायरेक्ट प्रश्न पूछते हैं, कूट में भी प्रश्न पूछता है। ठीक है, ये हो गया क्षेत्रफल और उसके प्राकृतिक विभाजन के अंतर्गत जो क्षेत्रफल होते हैं हमारे छत्तीसगढ़ का 1,35,196 वर्ग किलोमीटर, इसको मैं पढ़ा चुका हूं। ठीक है, क्षेत्रफल को मैं पढ़ा चुका हूं, तो उससे ही रिलेटेड ये रहा, सामान्य परिचय से रिलेटेड। तो पिछले कक्षा का यूज हमारे इस कक्षा में और क्या यूज होगा सर? अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं? चट्टान पढ़ चुके हैं, खनिज पढ़ चुके हैं, मिट्टी पढ़ चुके हैं। तो चलिए ना उसको थोड़ा सा ऐड कर लेते हैं। जी बिल्कुल करिएंगे। तो कितने प्राकृतिक प्रदेश हैं? तो प्राकृतिक प्रदेशों की संख्या 4 है। ठीक है, कितने प्राकृतिक प्रदेश? 4 प्राकृतिक प्रदेश है। तो 4 प्राकृतिक प्रदेश हैं भाई। यहाँ पे कौन सा चट्टान प्राप्त हुआ था? बस्तर क्षेत्र में। तो बस्तर क्षेत्र में चट्टान था, भूगर्भिक संरचना था इसके अंतर्गत धारवाड़ क्रम के चट्टान, आर्कियन चट्टान, आर्कियन आर्कियन चट्टान थे, धारवाड़ चट्टान था, ग्रेनाइट चट्टान था। ठीक है, ये चट्टान आपको कहां पे देखने को मिला है? बस्तर संभाग में। बस्तर संभाग के ही अंतर्गत आता है कौन? प्राकृतिक विभाजन। कौन सा आता है?
प्राकृतिक विभाजन आता है। बस्तर संभाग के अंतर्गत मोहला मानपुर क्षेत्र को नहीं लेते, लेकिन इसके अंतर्गत मोहला मानपुर क्षेत्र को लेना है। ठीक है, इसके अंतर्गत दंडकारण्य के पठार के अंतर्गत। तो ये कौन सा हिस्सा है? दंडकारण्य के पठार, दंडकारण्य का पठार। तो दंडकारण्य पठार में कौन सा चट्टान पाया जाएगा? आर्कियन चट्टान, धरवाड़ चट्टान, ग्रेनाइट चट्टान। ठीक, ये आपको समझ में आ गया। उसके बाद हम लोग कौन सा पढ़े हैं? ये कौन सा प्राकृतिक विभाजन है? तो ये है महानदी बेसिन है। कौन सा है? महानदी बेसिन है। तो महानदी बेसिन के अंतर्गत आपको कौन सा संभाग देखने को मिल रहा है? यहाँ पे संभाग दुर्ग, रायपुर और बिलासपुर संभाग देखने को मिल रहा है। तो इस क्षेत्र में हम कौन सा चट्टान पढ़े हैं? तो इस क्षेत्र में हम लोग कडप्पा क्रम के चट्टान पढ़े हैं। कौन सा चट्टान है? कडप्पा क्रम के चट्टान, कडप्पा क्रम के चट्टान पढ़े हैं, कडप्पा चट्टान पढ़े हैं। ठीक है, साथ साथ हम लोग धरवाड़ क्रम के चट्टान भी यहाँ पे हम लोग पढ़े हैं, सोना खान और मैकल श्रेणी में। यहाँ पे हम लोग धरवाड़ क्रम के चट्टान भी देखें, लेकिन मुख्य रूप से कौन सा है? कडप्पा चट्टान है, आपको देखने को मिलेगा। ऐसा कौन सा प्राकृतिक प्रदेश है जो जिसका पूर्णतः चट्टान क्या देखने को मिलेगा? कडप्पा चट्टान। ऐसे प्रश्न पूछे तो वो कौन सा बेसिन होगा? महानदी बेसिन होगा। महानदी बेसिन होगा, छत्तीसगढ़ का मैदान होगा। ठीक है, ऐसा कौन सा प्राकृतिक प्रदेश है जिसके अंतर्गत आपको धारवाड़ क्रम के चट्टान देखने को मिलेगा करके प्रश्न पूछेगा, तो आपका क्या आना चाहिए आंसर? तो आंसर आना चाहिए बस्तर का दंडकारण्य पठार। ठीक है भाई, वही अगर बात करें, क्या बात करें भाई, वही अगर बात करें पूर्वी बघेलखंड के पठार की, तो पूर्वी बघेलखंड के पठार के अंतर्गत आपको एक चट्टान देखने को मिलेगा। उस चट्टान का क्या नाम है? तो गोंडवाना, गोंडवाना चट्टान। ये जो गोंडवाना चट्टान है, ये कहां पास देखने को मिलेगा? पूर्वी बघेलखंड के पठार में, पूर्वी बघेलखंड के पठार में। ठीक है, पूर्वी बघेलखंड के पठार में देखने को मिलेगा। जसपुर पाट प्रदेश में क्या मिलेगा? पाट प्रदेश में, तो पाट प्रदेश में एक चट्टान मिलेगा जिसका नाम है दक्कन ट्रेप। उस चट्टान का क्या नाम है? दक्कन ट्रेप, दक्कन ट्रेप नाम है। ठीक है, तो इन चट्टानों में कौन कौन सा खनिज पाया जाता है इसको भी हम लोग पढ़ चुके हैं ओवरव्यू तरीके से। ठीक है, जिसमें से गोंडवाना चट्टान की अगर बात करूं तो गोंडवाना चट्टान के अंतर्गत आपको एक खनिज मिलेगा जिसका जिसे हम लोग कहते हैं क्या? जिसे हम लोग कहते हैं कोयला। तो कोयला कहां कहां पे मिलेगा? पूर्वी बघेलखंड के पठार में मिलेगा, ना कि आपको बस्तर में देखने को मिलेगा, ना ही आपको कहां पे छत्तीसगढ़ के मैदान के अंतर्गत देखने को मिलेगा। ठीक है, ये क्या है? ये प्राकृतिक विभाजन है। उसका प्राकृतिक विभाजन करने का एक तरीका है। ठीक है, ये है, तो ये कौन सा है? कोयला है। वही पाट प्रदेश की बात की जाए तो पाट प्रदेश के अंतर्गत आपको दक्कन ट्रेप चट्टान देखने को मिलेगा। तो दक्कन ट्रेप चट्टान के अंतर्गत कौन सा खनिज पाए जाते हैं? तो यहाँ पे खनिज पाया जाता है जिसका नाम है बॉक्साइट, बॉक्साइट। तो ऐसा कौन सा पाट प्रदेश है, ऐसा कौन सा प्राकृतिक विभाजन है जिसके अंतर्गत आपको खनिज देखने को मिलेगा, चट्टान देखने को मिलेगा? ऐसा अगर प्रश्न पूछे तो चट्टान होगा दक्कन ट्रेप, खनिज होगा बॉक्साइट। ठीक, महानदी बेसिन के अंतर्गत कडप्पा क्रम के चट्टान मिलेगा। उस कडप्पा क्रम के चट्टान के अंतर्गत आपको कौन सा खनिज देखने को मिलेगा? चूना पत्थर, डोलोमाइट। कौन सा? चूना पत्थर, चूना पत्थर, डोलोमाइट। ये खनिज आपको देखने को मिलेगा महानदी बेसिन के अंतर्गत। ठीक है भाई, इसके अंतर्गत आपको और क्या याद रखना है? तो इसके अंतर्गत आपको मिट्टी याद करना है, क्योंकि कहां कहां पे कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है इसे भी आपको याद करना है। ठीक है, तो चलिए मिट्टी को देख लेते हैं, और मिट्टी को जब याद होगा तो उसमें उगाई जाने वाली प्रमुख फसल को भी देखेंगे। ठीक है भाई, तो ये सब को हम लोग पढ़ चुके हैं सर। आप तो रिवाइज करा रहे हैं, रिवीजन करा रहे हैं। जी बिल्कुल, आप लोगों के लिए रिलेट करके मैं पढ़ाऊंगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पे भूख आर्बिक संरचना पढ़ा रहा हूँ, भौतिक विभाजन पढ़ा रहा हूँ, चाहे मिट्टी पढ़ा रहा हूँ, ऊपर ऊपर से चला जाए, ऐसा नहीं। दोनों को रिलेट करूंगा। रिलेट करने पे आप लोगों को पढ़ाऊंगा, मैप के जरिए पढ़ाऊंगा, तब आपके मन में, आपके माइंड में अधिक समय तक, लंबे अवधि तक क्या रहेगा? आपके माइंड में फिट रहेगा, याद रहेगा। ठीक है, ये है जी। कम समय में आप लोगों को इस प्रकार से पढ़ाऊंगा कि आप लोगों का
तैयारी में और भी ज्यादा रंग आ जाएगा। ठीक है, मेहनत अच्छे से हम लोगों को करना है, दोनों साथ में मिलकर हम लोग मेहनत करेंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप ही मेहनत कीजिए, नहीं, आप और हम दोनों मिलकर मेहनत करेंगे और मेहनत क्या लाएगा, एक दिन रंग लाएगा। ठीक है, तो एग्जाम में कब आएगा, एग्जाम में रंग आएगा। ठीक है, ये होगा। तो फिर से आप लोगों को मैं बता दूं, 4 प्राकृतिक प्रदेश कौन कौन सा, पूर्वी बुंदेलखंड का पठार, जसपुर सामरी पाठ प्रदेश, दंडकारण्य का पठार, महानदी बेसिन। ठीक है सर, आप इतने बार हम लोगों को बता दिए, रिवीजन कर दिए, बार बार बोल दिए कि हमें याद ही हो गया। ये कौन सा है, पाठ प्रदेश है, ये महानदी बेसिन है, ये है दंडकारण्य पठार, दंडकारण्य का पठार, ये कौन सा है, ये है पूर्वी बुंदेलखंड का पठार। ठीक है, ये आपको पता चल गया। तो देखिए भाई, पाठ प्रदेश के अंतर्गत अगर मैं बात करूं तो पाठ प्रदेश के अंतर्गत कौन सी मिट्टी हम लोग देखे हैं, चट्टान कौन सा देखे हैं, तो यहाँ पे चट्टान हम लोग देखे हैं दक्कन ट्रेप। कौन सा, दक्कन ट्रेप चट्टान देखे। तो दक्कन ट्रेप चट्टान है, इसके अंतर्गत आपको एक मिट्टी देखने को मिलेगा, इसके ऊपर में इसके अपर्दन से निच्छालन प्रक्रिया से एक मिट्टी का निर्माण हुआ है, जिस मिट्टी का नाम है लेटेराइट मिट्टी। कौन सा मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कौन सा मिट्टी है, लेटेराइट मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी। और लेटेराइट मिट्टी में कौन सी फसल उगाई जाती है, बागवानी फसल उगाई जाती है। ठीक है, निच्छालन प्रक्रिया से होता है। मिट्टी क्या है, यहाँ पे मिट्टी वाले सब्जेक्ट में, मिट्टी वाले टॉपिक में आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा चुका हूं, जस्ट इससे पहले वाले ही में ही पढ़ाया हूं। ठीक है, वही दंडकारण्य के पठार में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो यहाँ पे कौन से चट्टान पाया जाता था, कौन से चट्टान पाया जाता था, तो यहाँ पे पाया जाता था धारवाड़ क्रम के चट्टान। सॉरी, थोड़ा सा पानी पी लूं, उसके बाद क्लास कंटिन्यू करते हैं। सॉरी, तो चलिए दंडकारण्य पठार की बात करूं तो दंडकारण्य पठार के अंतर्गत एक चट्टान देखने को मिला था, एक नहीं दो तीन चट्टान देखने को मिले। जैसा कि यहाँ पे पाया जाता था कौन सा चट्टान, धारवाड़ क्रम के चट्टान, आर्कियन चट्टान, ग्रेनाइट चट्टान पाया जाता था। तो यहाँ पे कौन सी मिट्टी का पाई जाएगी, तो यहाँ पे एक मिट्टी पाई जाएगी जिसका नाम है लाल रेतीली मिट्टी और लाल दोमट मिट्टी। यहाँ पे आपको लाल दोमट मिट्टी देखने को मिला था। ठीक है, सुकमा दंतेवाड़ा में लाल दोमट मिट्टी देखने को मिला था और बाकी सभी जगह में लाल रेतीली मिट्टी। ठीक है, तो दो मिट्टी यहाँ पे देखने को मिलेगा, कौन कौन सा, लाल रेतीली, लाल रेतीली मिट्टी प्लस लाल दोमट मिट्टी, लाल दोमट, दोमट मिट्टी। ठीक है भाई, दो मिट्टी यहाँ पे देखने को मिले। पाठ प्रदेश में लेटेराइट मिट्टी, महानदी बेसिन में कौन सा मिट्टी, तो महानदी बेसिन के अंतर्गत आपको यहाँ पे कडप्पा क्रम के चट्टान देखने को मिलता था, जिसके अपर्दन से, जिसके अपर्दन से लाल पीली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी देखने को मिला। लाल पीली मिट्टी के अलावा महानदी बेसिन के अंतर्गत आपको एक और मिट्टी का नाम याद रखना है, जिसका नाम है काली मिट्टी, काली मिट्टी। ठीक है भाई, तो महानदी बेसिन के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के मैदान के अंतर्गत लाल पीली मिट्टी, काली मिट्टी का विस्तार आपको देखने को मिलेगा। पूर्वी बुंदेलखंड की बात की जाए तो पूर्वी बुंदेलखंड के पठार के अंतर्गत आपको गोंडवाना क्रम के चट्टान देखने को मिला है, और गोंडवाना क्रम के चट्टान भी में भी कौन से चट्टान में मिला है, तो वहां पे भी लाल पीली मिट्टी देखने को मिलेगा। कौन सी मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी। ठीक है भाई, तो यहाँ पे कौन कौन सी मिट्टी देखने को मिला है ये सब आपको मैं बता दिया हूं। और इस मिट्टी में कौन सी प्रमुख फसल उगाई जाते हैं इसके बारे में अगर चर्चा करें, प्रमुख फसल से अगर चर्चा करें तो प्रमुख फसल के अंतर्गत लाल पीली मिट्टी में कौन सा फसल उगाई जाती है, तो धान उगाया जाता है, धान उगाया जाता है। लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ के उत्तरी क्षेत्र में सरगुजा बेसिन है, सरगुजा बेसिन है तो वो क्या है,
उत्तरी क्षेत्र और हमारे दक्षिणी क्षेत्र में पर्वत आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, पहाड़ी इलाका है। तो पहाड़ी इलाका है, इस वजह से यहाँ पे बारिश होता है। बारिश होता है तो जो मिट्टियां हैं उसके थोड़े से क्या हो जाते हैं, कण वाले हो जाते हैं। तो कण वाले हो जाते हैं, इस वजह से उसमें मोटे अनाज उगाए जाते हैं। जैसा कि पूर्वी बुंदेलखंड के पठार में प्रमुख फसल उगाई जाती है मोटे अनाज के रूप में, मोटे अनाज। और इस मोटे अनाज के अंतर्गत भी क्या उगाया जाता है, कोदो, कुटकी, रागी, ये सब उगाया जाता है। इसके अलावा तिलहन उगाया जाता है। क्या उगाया जाता है, तिलहन। तिलहन कहाँ पे, पूर्वी बुंदेलखंड के पठार में। पाट प्रदेश की अगर बात करूं, पाट प्रदेश की प्रमुख फसल की बात करूं तो लेटेराइट मिट्टी में आपको बागवानी फसल देखने को मिलेगा गर्मियों के दिनों में। कौन सा फसल, बागवानी फसल। बागवानी फसल, ठीक है भाई। महानदी बेसिन की बात करूं तो महानदी बेसिन के अंतर्गत लाल पीली मिट्टी, काली मिट्टी पाई जाती है। यहाँ पे फसलों की अधिक किस्म उगाई जाती है। अधिक मात्रा में अधिक बीजों के साथ क्या किया जाता है, अलग अलग बीजों के साथ अधिक अधिक फसल उगाई जाती है। ठीक है भाई। तो यहाँ पे आपको चावल देखने को मिलेगा मुख्य रूप से। कौन सा फसल, चावल। धान, चावल को ही धान बोलते हैं ना, ठीक है। धान देखने को मिलेगा, ज्वार, तभी धान, गन्ना, गन्ना, गेहूं, गेहूं हो जाएगा, चना हो जाएगा, सोयाबीन, कपास, ये सब आपको महानदी बेसिन के अंतर्गत देखने को मिलेगा। दंडकारण्य के पठार के अंतर्गत आपको कौन कौन सी फसल उगाने को देखने को मिलेगा, मुख्य रूप से मोटे अनाज। कौन से, मोटे अनाज देखने को मिलेगा, मोटे अनाज। और इस मोटे अनाज के अंतर्गत आपको कौन कौन सा फसल देखने को मिलेगा, कोदो, कुटकी, कोदो, कुटकी, रागी, ज्वार, बाजरा, ये सब आपको देखने को मिलेगा कहां पे, दंडकारण्य के पठार में प्रमुख फसल के रूप में। ठीक है भाई, इतने तक तो हम लोग पढ़ चुके हैं सर। अब इसके अलावा हम लोग और आगे बढ़ेंगे और इसके अलावा हम लोग क्या क्या देखेंगे, कौन सी नदी किस ओर बह रही है, मतलब ढाल देखेंगे। और कौन सी नदी अपवाह तंत्र इसके अंतर्गत आते हैं, कौन से प्राकृतिक विभाजन के अंतर्गत। डायरेक्ट प्रश्न पूछेगा, महानदी बेसिन के अंतर्गत कौन सी नदी अपवाह तंत्र आपको देखने को मिलेगा। दंडकारण्य पठार के अंतर्गत आपको मुख्य नदी बताइए, ऐसा पूछा जाएगा। तो चलिए देखते हैं कौन से नदी अपवाह तंत्र के अंतर्गत कौन सा प्राकृतिक विभाजन आता है। ठीक है भाई, तो पहले बात करते हैं कौन सा, जशपुर शामरी पाठ प्रदेश का। ये कौन सा है, जशपुर, जशपुर शामरी पाठ प्रदेश, शामरी पाठ प्रदेश। ये कौन सा है, ये है महानदी बेसिन, महानदी बेसिन, जिसे हम कहते हैं क्या, छत्तीसगढ़ का मैदान। ये कौन सा है, दंडकारण्य, दंडकारण्य का पठार। ये कौन सा है, ये है पूर्वी बघेलखंड का पठार, पूर्वी बघेलखंड का पठार। ठीक है, ये हो गया जी, चार प्राकृतिक प्रदेश है। इसके अंतर्गत अगर देखें तो कौन सी नदी अपवाह तंत्र पहले आता है, पहले ये देखिए कौन सा नदी किस ओर बह रही, इसे देखिए, उसके बाद ढाल को बताइएगा। ठीक है, तो चलिए नदी को मैं बताऊंगा, आप लोग ढाल को बताना। ठीक है, तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं, कहां से स्टार्ट करता हूं, दंडकारण्य के पठार से, दक्षिण से प्रारंभ करता हूं भाई। ठीक है, तो दक्षिण से प्रारंभ करता हूं। तो उड़ीसा से एक नदी आती है, बहते हुए आती हुई, यहां से एक पहाड़ी है, मुंगेर पहाड़ी। यहां से क्या आता है, यहां से एक नदी आती है, उस नदी का क्या नाम है, उस नदी का नाम है इंद्रावती नदी। कौन सी नदी, इंद्रावती नदी। ये कौन सी नदी है, इंद्रावती नदी, इंद्रावती नदी। तो मुख्य नदी इंद्रावती नदी है। तो ये अपवाह तंत्र के अंतर्गत हम लोग इंद्रावती को लेंगे क्या, नहीं। अपवाह तंत्र कहने का मतलब है
ऐसा नदी जो उद्गम स्थल से किसी क्षेत्र से उद्गम लेता है और अपने साथ और छोटी छोटी नदियों को समावेश करते हैं, और समावेश करने के पास उसका जो मुहावना होता है वो किसी सागर, महासागर या फिर खाड़ी में हो, उसे ही क्या कहते हैं, मुख्य नदी कहते हैं। जिसे ही जिसके जरिए मुख्य नदी एक उद्गम स्थल से लेकर अपने मुहाने तक जाते हैं, उसके पास में आकर उनसे और भी बहुत सारी छोटी छोटी नदियां आकर मिलती हैं, उसे ही नदी अपवाह तंत्र कहते हैं। तो उस नदी अपवाह तंत्र के अंतर्गत आप देखें तो इंद्रावती नदी भी किसी एक नदी से जाकर मिलती है, जिस नदी का क्या नाम है, गोदावरी नदी। ये गोदावरी नदी यहाँ से आ रहा है और यहाँ पे जाकर ऐसे मिल रहा है यहाँ पास। ये कौन सा है, गोदावरी, गोदावरी नदी है। हम गोदावरी नदी हमारे छत्तीसगढ़ में नहीं बहती, सिर्फ और सिर्फ 35 किलोमीटर बस बहती है, तो 35 किलोमीटर बहती है, ठीक है। तो यहाँ पास बहते हैं भद्रकाली में, भद्रकाली में यहाँ पास जाकर इंद्रावती नदी गोदावरी नदी में जाकर मिल जाती है। तो देखिए इसका ढाल किस प्रकार से आपको देखने को मिल रहा है। इंद्रावती नदी कहां से आ रहा है, यहां से ऐसे आ रहे हैं, लेकिन इनके जो नदी है और भी नदियां हैं, ये चिंतावांगू, तालपेरू, ये सब कहां पे जाकर मिल रहे हैं, ये दक्षिण की दिशा में आकर बह रही। यहीं से एक और नदी आकर निकलेगी, सबरी नदी, ये भी दक्षिण में आकर बहेगी। तो इसका ढाल किस ओर दिख रहा है आपको, दक्षिण की ओर दिख रहा है। तो ढाल किस ओर है, दक्षिण की ओर। ढाल किस ओर है, फिर ढाल है दक्षिण की ओर, ढाल है दक्षिण की ओर, ठीक है। तो नदी कौन सी है, नदी अपवाह तंत्र कौन सा है, तो नदी अपवाह तंत्र है गोदावरी नदी अपवाह तंत्र, गोदावरी नदी अपवाह तंत्र, अपवाह तंत्र। कौन सा नदी अपवाह तंत्र, गोदावरी नदी अपवाह तंत्र। ढाल किस ओर है, दक्षिण की ओर है, किसका, दंडकारण्य पठार का, ठीक है। अब आते हैं महानदी बेसिन में। ये नाम से ही पता चल रहा है यहाँ पास महानदी बहती है, कौन से, महानदी बहती है। और महानदी बहती है तो इसके आसपास में आकर बहुत सारी नदी आकर मिलती हैं, ठीक है, बहुत सारी नदी आकर मिल रही हैं। तो ये जो नदी आकर मिल रही है, इनसे ही क्या हुआ है, नदी बेसिन का निर्माण हुआ है। तो इसका जो प्रमुख नदी है, अपवाह तंत्र है, वो कौन सा अपवाह तंत्र बनेगा, महानदी अपवाह तंत्र, महानदी अपवाह तंत्र। और महानदी अपवाह तंत्र का मुख्य नदी कौन सा होगा, महानदी होगा, ठीक है। इसका जो ढाल है वो किसकी ओर दिख रहा है, ये शुरुआती में उत्तर की ओर बह रहा है और उत्तर से ये पूर्व की ओर चला जा रहा है। तो इसका ढाल कहां पे है, तो ढाल है इसका पूर्व की ओर, किस ओर है, पूर्व की ओर है भाई, ठीक है। महानदी बेसिन का ढाल किस ओर है, पूर्व की ओर है। कौन सी नदी अपवाह तंत्र के अंतर्गत आता है, तो महानदी अपवाह तंत्र के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, जसपुर सामरी पाट प्रदेश की बात करते हैं। तो जसपुर सामरी पाट प्रदेश से एक नदी निकलती है जिसका नाम है शंख नदी। कौन सी नदी नाम है, इसका नाम है शंख नदी। और शंख नदी और कोयना नदी, कोयना यहां से आकर मिल रही झारखंड से, ठीक है। दोनों नदियों को मिलने से, दोनों नदी के मिलने से ब्राह्मणी नदी का क्या होता है, निर्माण होता है। तो ब्राह्मणी नदी अपवाह तंत्र, ब्राह्मणी नदी अपवाह तंत्र, अपवाह तंत्र, ठीक है। इसके अंतर्गत आएगा, ब्राह्मणी नदी अपवाह तंत्र के अंतर्गत जसपुर सामरी पाट प्रदेश आएगा। लेकिन इनके जो और भी मुख्य नदी देखने को मिलेगा, ईब नदी, ईब नदी देखने को मिलेगा, ये नीचे ही आकर महानदी में आकर मिलेगा, ठीक है। ये भी अपवाद है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। साथ ही साथ आपको याद रखना है पूर्वी बघेलखंड के पठार के अंतर्गत, तो पूर्वी बघेलखंड के पठार के अंतर्गत आपको याद रखना है एक नदी अपवाह तंत्र, जिस नदी अपवाह तंत्र का नाम है सोन गंगा नदी अपवाह तंत्र। ये जो सोन गंगा नदी अपवाह तंत्र है, ये कैसा अजीब से नाम है सर, आप तो यहां से बताइए, ये जो निकलेगा नदी अमरकंटक से, इसका कलर कैसे हो रहा है, ठीक है। यहां से एक नदी निकलेगा अमरकंटक से, उसका नाम है सोन नदी। क्या, कौन सा नदी, सोन नदी, सोन नदी। ये जो सोन नदी है, ये अमरकंटक चोटी से निकल रहा है, ठीक है, अमरकंटक पर्वत से सोन नदी उद्गम हुआ। और सोन नदी का उद्गम होने से यह जाकर यहाँ पे जाकर गंगा नदी से मिल रहा है, कहां से, गंगा नदी पे जाकर मिल रहा है, गंगा नदी पे। तो मुख्य नदी सोन नदी नहीं है, गंगा नदी है,
लेकिन सोन नदी से जाकर हमारे छत्तीसगढ़ की जो नदियां हैं, कौन कौन सी नदी, रिहन नदी, कन्हार नदी, बनास नदी, गोपद नदी, ये सब जाकर कहां पे मिल रहा है, सोन नदी पे। और सोन नदी कहां पे जाकर मिल रहा है, गंगा नदी पे। और गंगा नदी जाकर कहां पे गिर रहा है भाई, बंगाल की खाड़ी पे। ठीक है, तो ये अपवाह तंत्र कौन सा होगा, तो फिर ये गंगा नदी अपवाह तंत्र होगा, गंगा नदी अपवाह तंत्र। सोन गंगा लिख लीजिए, सोन, सोन गंगा नदी अपवाह तंत्र के अंतर्गत आएगा पूर्वी बघेलखंड का पठार। ठीक है, तो इसका ढाल किस ओर दिख रहा है, तो उत्तर की ओर दिख रहा है, तो इसका ढाल किस ओर होगा, तो ढाल होगा इसका उत्तर की ओर। किस ओर होगा, उत्तर की ओर होगा। तो सभी का ढाल बता दिया। अच्छा, ब्रह्मणी नदी का ढाल नहीं बता, इसका ढाल आपको दक्षिण पूर्व की तरफ दिख रहा है, किसकी ओर, दक्षिण तो आ रहा है लेकिन पूर्व की ओर जा रहा है, तो इसका ढाल आपको देखने को मिलेगा, ढाल इसका देखने को मिलेगा दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व। ठीक है, ये हो गया जी। तो ढाल, नदी अपवाह तंत्र, फसल, मिट्टी, खनिज, चट्टान, प्रतिशत में क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल के बारे में आप लोगों को मैं बता दिया हूं। अब लास्ट हम लोग देखेंगे कौन सा, चोटी को देखते हैं। एक चोटी को देख लेते हैं, कौन से प्राकृतिक विभाजन के अंतर्गत जो बड़ी चोटियां हैं उसको हम लोग पूछेंगे। ये जो चोटी है, चोटी से रिलेटेड प्रश्न पूछा गया था 2017-18 के एग्जाम में, सीजी पुलिस के एग्जाम में, कि छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, ऐसा करके प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, तो ये इसके विषय में आज हम लोग चर्चा करेंगे। वैसे तो छत्तीसगढ़ के अंतर्गत और भी बहुत सारे प्रमुख चोटियां हैं, पहाड़ है, उसके हम लोग कल अध्ययन करेंगे। ठीक है, उप विभाजन के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। तो 4 प्राकृतिक विभाजन में बांटा गया हमारे छत्तीसगढ़ को, इतना आपको पता है। ठीक है सर, कौन कौन सा है, दंडकारण्य का पठार है, दंड कारण्य का पठार, महानदी बेसिन, जशपुर सामरी पाठ प्रदेश, पाठ प्रदेश लिख देता हूं, पाठ प्रदेश। ये कौन सा है, ये है पूर्वी बघेलखंड का पठार, पूर्वी बघेलखंड का पठार। ठीक है, तो इसको क्या देखना है हमको, इन सभी का हमें प्रमुख चोटियों को देखना है, सबसे ऊंची ऊंची चोटियों को। तो सभी प्राकृतिक प्रदेश है, इन सभी प्राकृतिक प्रदेश की अलग अलग ऊंची चोटी देखने को मिलेगा, जिसमें से दंडकारण्य पठार के अंतर्गत बेलाडीला की पहाड़ी है। इस बेलाडीला की पहाड़ी में, बेलाडीला की पहाड़ी कहां पे है, दंतेवाड़ा में है। और इस दंतेवाड़ा में बेलाडीला की पहाड़ी है, इस बेलाडीला की पहाड़ी में एक चोटी है, उसका नाम है नंदीराज, नंदीराज, नंदीराज नाम है। इस नंदीराज की अगर हाइट की बात करूं तो इस नंदीराज की हाइट है 1210 मीटर। कितना है, 1210 मीटर है। यह छत्तीसगढ़ की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। इसके बारे में विशेषता है, छत्तीसगढ़ की दूसरी दूसरी ऊंची ऊंची चोटी है, छत्तीसगढ़ की दूसरी ऊंची चोटी है। ठीक है, महानदी बेसिन की बात की जाए तो महानदी बेसिन के अंतर्गत मैका श्रेणी देखने को मिलेगा। इस मैका श्रेणी के अंतर्गत आपको एक चोटी देखने को मिलेगा जो स्थित है कहां पे, इसकी स्थिति है आपको कवर्धा में, कवर्धा जिले में। तो इसकी स्थिति कवर्धा जिले में है, तो इसका हाइट कितना है, इस चोटी का नाम क्या है, तो इस चोटी का नाम है बदरगढ़। क्या नाम है, बदरगढ़। क्या नाम है जी, बदरगढ़ है। ये जो बदरगढ़ है, ये बदरगढ़ है, इसकी हाइट कितनी है, तो इसकी हाइट की अगर मैं बात करूं तो 1176 मीटर है। कितना है, 1176 मीटर है भाई। ठीक है, ये हो गया। पूर्वी बघेलखंड के पठार की बात की जाए तो पूर्वी बघेलखंड के पठार के अंतर्गत आपको एक पहाड़ी देखने को मिलेगा, देवगढ़ की पहाड़ी, देवगढ़ की पहाड़ी देखने को मिलेगा। तो देवगढ़ चोटी भी कहते हैं, और उस चोटी को लीलावनी चोटी भी कहते हैं। ठीक है, ये पहाड़ी कौन सी है, देवगढ़ की, देवगढ़ चोटी है। ठीक है, और उस चोटी को बेसिफिक और किस नाम से जाना जाता है, लीलावनी, लीलावनी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जिसकी हाइट की बात करूं तो इसकी हाइट आपको देखने को मिलेगा 1033 मीटर। कितना देखने को मिलेगा,
1033 मीटर आपको देखने को मिलेगा। 1033 मीटर आपको देखने को मिलेगा इसकी हाइट। ठीक है भाई। पाठ प्रदेश की ऊंची चोटी की बात की जाए तो पाठ प्रदेश की ऊंची चोटी आपको देखने को मिलेगा यहां पे गौरलाट। कौन सा? गौरलाटा। गौरलाटा। ये जो गौरलाटा है इसकी अगर ऊंचाई की बात करूं तो ये इसकी ऊंचाई हमें छत्तीसगढ़ के सभी जितने भी चोटी देखने को मिलेगा उन सभी चोटियों में सर्वाधिक ऊंचाई किसके देखने को मिलेगा? गौरलाटा का, जिसकी हाइट अगर देखें, इस चोटी की हाइट की ऊंचाई की अगर बात की जाए तो 1225 मीटर इसकी क्या है? हाइट है भाई। यह छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंची चोटी है। छत्तीसगढ़ के सबसे ऊंची चोटी है। छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी है। ऊंची चोटी है। ठीक है। इसके बारे में आपको याद रखना है गौरलाटा से संबंधित कि यह छत्तीसगढ़ के सबसे ऊंची चोटी है भाई। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही याद करते हैं और कल कल हम लोग क्या पढ़ेंगे? कल हम लोग पढ़ेंगे इसी को ही, प्राकृतिक विभाजन के अंतर्गत जो इसका विभाजन पढ़ेंगे। विभाजन 4 ही प्रकार से हुआ है, लेकिन इस 4 प्रकार के विभाजन को भी और भी उप विभाजन में बांटा गया है। लगभग 23-24 उप विभाजन में बांटा गया है। उस 23-24 उप विभाजन को हम लोग पढ़ेंगे और इसका विस्तार देखेंगे। कौन से जिले में है, कौन से तहसील में है, इसका विस्तार इसको भी हम लोग देखेंगे। ये तो 4 ही आप लोगों को मैं पहाड़ी बताया हूं, 4 पहाड़ी बस बताया हूं, 4 चोटी ही पहाड़, 4 चोटी ही बताया हूं। इससे रिलेटेड बहुत सारे ऐसे चोटी बताऊंगा, बहुत सारे ऐसे पहाड़ बताऊंगा जिसका उपयोग होगा आने वाले टॉपिक नदी अपवाह तंत्र के अंतर्गत। पहाड़ से ही नदी का उद्गम होगा, पठार से ही नदी का उद्गम होगा, तो उन तमाम पठार पहाड़ी से हम लोग अध्ययन करेंगे कल। ठीक है। तो आपको यह क्लास कैसा लगा कमेंट करके बताएंगे। आपको यह क्लास अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल में अगर पहली बार विजिट किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।